तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीक और डेटा की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और अहम पिलर है। बिल्कुल। और ये पिलर आज के समय में हर बड़े बिजनेस को चला रहा है। हाँ, तो आज का हमारा जो पूरा फोकस है ना, वो अमेजन रेडशिफ्ट और क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग के उस विशाल और थोड़े जटिल इकोसिस्टम पर होने वाला है, जो इस पूरे डिजिटल युग को कह सकते हैं कि एक तरह से पावर दे रहा है। और इसके लिए जो जानकारी हमने जुटाई है वो कई बेहतरीन सोर्सेस से ली गई हैं, जैसे क्लाउड वुल्फ। हाँ, साहिल महाजन, सिंपली लर्न और AWS मेड इजी के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स, और साथ ही एक बहुत ही विस्तृत आर्किटेक्चरल ब्लॉग भी इसमें शामिल है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ सिर्फ कुछ तकनीकी शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस कोर आर्किटेक्चर को समझना है जिसका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंपनियां रोजाना पेटाबाइट स्तर के डेटा के इस विशाल महासागर को प्रोसेस करती हैं। बिल्कुल सही कहा, पेटाबाइट स्तर का डेटा मतलब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस पूरे विषय को अगर हम एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि आज के समय में इतने बड़े डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण करना कोई एडवांस फीचर नहीं रह गया है, बल्कि ये तो अब एक बुनियादी बिजनेस रिक्वायरमेंट बन गया है। एग्जैक्टली। हम सभी जानते हैं कि पारंपरिक जो ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर्स होते थे, वे किस तरह से काम करते थे। हाँ, उन सिस्टम्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि वे डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे, डेटा तो वो रख लेते थे, लेकिन समस्या कुछ और थी। हाँ, समस्या ये थी कि वे एनालिटिकल वर्कलोड के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे। मतलब जब डेटा का आकार टेराबाइट से सीधे पेटाबाइट्स में बदलता है ना, तो पारंपरिक सिस्टम्स में जो धीमापन आता है और डेटा की जो कठोरता सामने आती है, वो बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। और हार्डवेयर को अपग्रेड करने की जो भारी भरकम लागत होती है, वो तो अलग ही है। किसी भी तेज गति से बढ़ने वाली कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर क्लाउड आधारित डेटा वेयरहाउस और विशेष रूप से Amazon रेडशिफ्ट की एंट्री होती है। ये सिस्टम्स इसी हार्डवेयर और कंप्यूट की सीमा को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। एकदम बाईपास कर देते हैं। और इस स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बॉटलनेक को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा डेटा स्टोर करने के बुनियादी विज्ञान पर नजर डालनी होगी। हाँ, जो लोग रोजाना डेटाबेस के साथ काम करते हैं, वे OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स की कमियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। OLTP का फंडा तो सीधा सा है। जैसे मान लीजिए एक ऑनलाइन स्टोर का उदाहरण लेते हैं। जब भी कोई खरीदारी होती है तो ये रो बेस्ड स्टोरेज होता है। मतलब एक ऑर्डर की सारी जानकारी, जैसे कि कीमत कितनी है, मात्रा क्या है और डिस्काउंट कितना दिया गया है, ये सब डिस्क पर एक साथ रखा जाता है। जो कि डेटा लिखने के लिए तो बहुत ही शानदार है, मतलब धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और डेटा सेव हो रहा है। लेकिन जब बात आती है बड़े विश्लेषण की, तो ये सिस्टम क्रैश होने की कगार पर पहुंच जाता है। सोचिए, अगर पिछले 5 सालों के करोड़ों रिकॉर्ड्स में से सिर्फ एक कॉलम निकालना हो, जैसे कि सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन का एग्रीगेशन निकालना हो, हाँ, तो पारंपरिक डेटाबेस में सिस्टम को उस एक कॉलम को पढ़ने के लिए डिस्क पर मौजूद हर एक रो का सारा गैर जरूरी डेटा भी स्कैन करना पड़ता है। और डिस्क IO हमेशा से ही कंप्यूटिंग का सबसे धीमा हिस्सा रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसे हम कॉलमनार शिफ्ट कहते हैं। जब OLAP यानी ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग की बात आती है, तो आर्किटेक्चर को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। और रेडशिफ्ट में इसी कॉलमनार स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ही एट्रीब्यूट या कॉलम का डेटा डिस्क पर एक साथ एक ही ब्लॉक में स्टोर होता है। जैसे अगर क्वेरी सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन और तारीख मांग रही है, तो रेडशिफ्ट का इंजन डिस्क पर मौजूद बाकी के 50 कॉलम्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। बिल्कुल इग्नोर कर देगा। और इससे डिस्क IO में जो कमी आती है, वो क्वेरी की गति को कई गुना बढ़ा देती है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, एक ही डेटा टाइप के एक साथ स्टोर होने से कंप्रेशन बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम करता है। हाँ, कंप्रेशन वाला हिस्सा वाकई बहुत मजेदार है। हमारे स्रोतों में से एक क्लाउड वुल्फ के ट्यूटोरियल में एक बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन शेयर किया गया था। वो रेडशिफ्ट के नाम वाला ना? हाँ, ऐसा माना जाता है कि शायद इसी बड़े वैचारिक बदलाव की वजह से इस सर्विस का नाम ही रेडशिफ्ट पड़ गया, क्योंकि यहाँ डेटाबेस इंडस्ट्री पारंपरिक रो स्टोरेज से कॉलम स्टोरेज की तरफ शिफ्ट कर रही है। एकदम सही। और जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं, तो ये सिर्फ स्टोरेज की लागत कम करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब डेटा को एनकोड करके कंप्रेस किया जाता है, तो मेमोरी में बहुत कम डेटा लोड करना पड़ता है।
यानी सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए जो खाली बैठकर इंतजार करना पड़ता था, वो इंतजार अब खत्म हो जाता है। और स्टोरेज लेयर के इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो चीज रेडशिफ्ट को एक अलग ही लीग में ले जाती है, वो है इसका कंप्यूट आर्किटेक्चर। क्योंकि सिर्फ डेटा को सही तरीके से स्टोर करना ही काफी नहीं है, उस पर तेजी से गणना करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एमपीपी की भूमिका शुरू होती है। MPP यानी मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। एक सामान्य रिलेशनल डेटाबेस अक्सर एक ही बड़ी मशीन पर सारी प्रोसेसिंग करने की कोशिश करता है, जिसे हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं। मशीन बड़ी करते जाओ बस। हाँ, लेकिन रेडशिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इस MPP आर्किटेक्चर को इमेजिन करना बहुत ही आसान है। इस पूरे रेडशिफ्ट क्लस्टर को एक विशाल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह देखा जा सकता है। एक कंपनी की तरह। हाँ, कंपनी की तरह। इसमें सबसे ऊपर एक लीडर नोड होता है जो एक मैनेजर की तरह काम करता है। ये बाहरी दुनिया के लिए एक एंट्री पॉइंट है। जितने भी क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो कोई BI टूल हो या कस्टम स्क्रिप्ट, वे सभी JDBC या ODBC कनेक्शन के जरिए इसी लीडर नोड से जुड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि ये लीडर नोड खुद भारी भरकम डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इसका काम है क्वेरी को रिसीव करना, उसे एनालाइज करना और एक ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान तैयार करना। और फिर उस काम को कंप्यूट नोड्स यानी अपने कर्मचारियों के बीच बांट देना। लीडर नोड के इस एग्जीक्यूशन प्लान के बाद की जो प्रक्रिया है, वो और भी ज्यादा तकनीकी और एफिशिएंट है। कैसे? थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। ये जो कंप्यूट नोड्स होते हैं, वे आगे और भी छोटे लॉजिकल यूनिट्स में बटे होते हैं, जिन्हें स्लाइस कहा जाता है। अच्छा, स्लाइस। हाँ, हर स्लाइस के पास अपनी खुद की डेडिकेटेड मेमोरी और डिस्क स्पेस का एक हिस्सा होता है। तो जब लीडर नोड कोई काम सौंपता है तो क्या होता है? तो क्लस्टर के अंदर मौजूद हर एक स्लाइस अपने हिस्से के डेटा पर एक ही समय में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से समानांतर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। पैरेलल में मान लीजिए कि करोड़ों रोज को स्कैन करना है, तो हर स्लाइस सिर्फ अपने हिस्से की कुछ लाख रोज स्कैन कर रहा होता है। बिल्कुल। और जब हर स्लाइस अपना काम पूरा कर लेता है, तो वे अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वापस लीडर नोड को भेज देते हैं। फिर लीडर नोड उन सभी छोटे रिजल्ट्स को एग्रीगेट करके फाइनल आउटपुट क्लाइंट को दे देता है। और इसी मैसिव पैरेललिज्म की वजह से घंटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। लेकिन इस पूरे MPP और क्लस्टर आर्किटेक्चर के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी तो जुड़ी रही है। हाँ, शुरुआती दिनों में रेडशिफ्ट का सेटअप करना कोई आसान काम नहीं था। डेटा इंजीनियर्स को EC2 इंस्टेंस प्रोविजन करने पड़ते थे। ये तय करना पड़ता था कि कितने नोड्स चाहिए, किस तरह के हार्डवेयर की जरूरत है। और अगर कम नोड्स चुन लिए तो क्वेरी स्लो हो जाती थी। और अगर ज्यादा नोड्स चुन लिए तो ऑफ पीक घंटों में वो महंगे सर्वर खाली बैठे रहते थे और बिल बढ़ता रहता था। लेकिन साहिल महाजन और AWS मेड इजी के ट्यूटोरियल्स में एक बहुत बड़े गेम चेंजर पर फोकस किया गया है। और वो है रेडशिफ्ट सर्वरलेस। इस अप्रोच ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का पूरा ओवरहेड ही खत्म कर दिया है। सर्वरलेस आर्किटेक्चर ने वास्तव में इस तकनीक को हर स्तर के बिजनेस के लिए सुलभ बना दिया है। पारंपरिक क्लस्टर्स में कैपेसिटी प्लानिंग करना एक बुरे सपने जैसा होता था। लेकिन सर्वरलेस पूरी तरह से पे एज यू गो मॉडल पर शिफ्ट हो गया है। इसमें क्लस्टर नोड्स या इंस्टेंस टाइप चुनने की कोई झंझट नहीं है। सिस्टम खुद तय करता है कि किसी भारी क्वेरी को रन करने के लिए उस समय कितने कंप्यूट की जरूरत है, और काम खत्म होते ही वो वापस स्केल डाउन हो जाता है। और इस कंप्यूट क्षमता को मापने का तरीका भी बदल गया है। इसे अब RPU यानी रेडशिफ्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स में मापा जाता है। अपने आप इस कैपेसिटी को बढ़ा लेता है। ये उन डेवलपर्स या कंपनियों के लिए बहुत बड़ा वरदान है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की जगह सिर्फ डेटा इनसाइट्स पर फोकस करना चाहते हैं। और इसी को प्रमोट करने के लिए AWS नए यूजर्स को $300 का फ्री ट्रायल क्रेडिट भी ऑफर करता है, ताकि कोई भी बिना किसी भारी शुरुआती निवेश के इस सर्वरलेस क्षमता को आराम से टेस्ट कर सके। लेकिन रेडशिफ्ट की ये जो पूरी प्रोसेसिंग पावर है, वो तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि डेटा इसके अंदर और बाहर आसानी से मूव ना कर सके। सही बात है। इसीलिए AWS इकोसिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन समझना बहुत जरूरी है। रेडशिफ्ट कोई अकेली सर्विस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मशीन का एक पुर्जा है। सबसे आम पैटर्न जो देखा जाता है वो है Amazon S3 के साथ इसका तालमेल। S3 जो एक डेटा लेक की तरह काम करता है,
जहां टेराबाइट्स कच्चा डेटा डंप किया जाता है। स्टेटमेंट्स तो बहुत धीमे होते हैं। हाँ, लेकिन कॉपी कमांड सीधे S3 से डेटा को मैसिवली पैरेलल तरीके से रेडशिफ्ट के कंप्यूट नोड्स में इंजेक्ट करता है। S3 से सीधे लोड करना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुका है, लेकिन वो जो कच्चा डेटा है वो हमेशा साफ सुथरा या इस्तेमाल के लिए तैयार तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं, और यहीं पर AWS ग्लू की एंट्री होती है। ग्लू एक ETL टूल है, यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, जो S3 में मौजूद डेटा को साफ करता है, उसका फॉर्मेट बदलता है और फिर उसे रेडशिफ्ट में लोड करने के लिए तैयार करता है। इस तरह रेडशिफ्ट के जो महंगे कंप्यूट रिसोर्सेज हैं वे सिर्फ एनालिटिक्स के लिए बचे रहते हैं, ना कि डेटा क्लीनिंग जैसे साधारण कामों के लिए। और जब ये सारा डेटा प्रोसेस होकर यूजफुल इनसाइट्स में बदल जाता है तो उसे बिजनेस यूजर्स तक पहुंचाने की बारी आती है, जिसके लिए Amazon क्विकसाइट जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक ठोकर रियल टाइम डैशबोर्ड्स बनाते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में डेटा के फ्लो के साथ साथ सिक्योरिटी और गवर्नेंस भी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल, जब इतनी सारी सर्विसेज एक साथ बात कर रही हों तो एक्सेस मैनेजमेंट को बहुत ही बारीकी से कंट्रोल करना पड़ता है। IAM रोल्स यहाँ एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। हार्ड कोडेड पासवर्ड्स या एक्सेस कीज का इस्तेमाल करने के बजाय रेडशिफ्ट क्लस्टर को एक IAM रोल असाइन किया जाता है, जो उसे S3 जैसे अन्य AWS रिसोर्सेज को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने की परमिशन देता है। और नेटवर्क के स्तर पर पूरे क्लस्टर को एक VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर रखा जाता है ताकि यह पब्लिक इंटरनेट से पूरी तरह से आइसोलेटेड रहे। इसके अलावा लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग के लिए नेम स्पेस की अवधारणा इस्तेमाल होती है, जहां सभी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे स्कीमा और टेबल्स को एक सुरक्षित बाउंड्री के अंदर रखा जाता है। थियरी और आर्किटेक्चर तो बहुत सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब ये तकनीक वास्तविक दुनिया के यूज केसेस में लागू होती है। सिंक्लिरन के ट्यूटोरियल में कुछ बहुत ही बेहतरीन केस स्टडीज का जिक्र किया गया है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, फाइजर, फिलिप्स, लायरा और इक्विनॉक्स अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इसी आर्किटेक्चर पर रिलाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब में से जो केस स्टडी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है DNA नाम की एक टेलीकॉम कंपनी का उदाहरण। उन्होंने अपने लेगेसी डेटाबेस से रेडशिफ्ट पर माइग्रेट किया और उनकी एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में 52% का सीधा सुधार देखने को मिला। 52%? ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसके पीछे की वजह समझना बहुत दिलचस्प है। टेलीकॉम कंपनियों के पास डेटा का जो वॉल्यूम और कॉन्करेंसी होती है वो बहुत भारी होती है। लाखों कस्टमर्स के कॉल ड्रॉप्स, नेटवर्क यूसेज और बिलिंग का डेटा हर सेकंड जनरेट हो रहा होता है। जब उनके इंटरनल एनालिस्ट्स पीक आवर्स के दौरान इस डेटा पे रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश करते थे तो पारंपरिक सिस्टम्स इतने सारे पैरेलल रीड रिक्वेस्ट्स को हैंडल ही नहीं कर पाते थे और सिस्टम पूरा फ्रीज हो जाता था। रेडशिफ्ट के MMP आर्किटेक्चर ने उन भारी एनालिटिकल क्वेरीज को कई नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे बिना किसी डाउन टाइम के क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम सीधा आधा रह गया। और इतने बड़े और सेंसिटिव डेटा के साथ सिक्योरिटी पर कोई भी समझौता तो किया ही नहीं जा सकता। टेलीकॉम या हेल्थ केयर जैसी कंपनियों में तो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस वैसे भी बहुत सख्त होते हैं। इसीलिए रेडशिफ्ट के आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी को बाद में जोड़े गए फीचर की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उसके कोर में ही शामिल है। नेटवर्क पर डेटा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल कर रहा होता है, जिसे इन ट्रांजिट कहते हैं, तो उसे हमेशा SSR के जरिए इनक्रिप्ट किया जाता है। और जब वो डेटा रेडशिफ्ट की हार्ड ड्राइव्स पर स्टोर होता है यानी एट रेस्ट, तो उसे AWS KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस के जरिए एनक्रिप्ट किया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई फिजिकल ड्राइव तक पहुंच भी जाए तो भी डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता। हालांकि रेडशिफ्ट बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ क्लस्टर चालू कर देने से ही जादुई परफॉर्मेंस नहीं मिल जाती। सही कहा, इसे सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है। हमारे आर्किटेक्चरल ब्लॉग वाले स्रोत में कुछ बहुत ही क्रिटिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर गहराई से चर्चा की गई है, जिन्हें हर डेटा आर्किटेक्ट को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है डेटा मॉडलिंग। MPP आर्किटेक्चर तभी काम करता है जब डेटा सभी कंप्यूट नोड्स पर बराबर बटा हो। इसके लिए सही डिस्ट्रीब्यूशन कीज का चुनाव करना होता है। अगर कोई ऐसी की चुन ली जाए जिसमें बहुत कम वैरायटी हो, तो सारा डेटा एक ही नोड पर चला जाएगा, जिसे हम डेटा स्क्यू कहते हैं। हाँ,
ऐसी स्थिति में बाकी के नोड्स खाली बैठे रहेंगे और एक नोड पूरी तरह से ओवरलोड हो जाएगा, जिससे पैरेलल प्रोसेसिंग का पूरा फायदा ही खत्म हो जाएगा। इसी के साथ सॉर्ट कीज का इस्तेमाल करके डेटा को इस तरह से स्टोर किया जाता है कि रेडशिफ्ट क्वेरी रन करते समय गैर जरूरी ब्लॉक्स को पूरी तरह से स्किप कर सकें। ये डेटा मॉडलिंग वाला पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि खराब मॉडल अच्छे से अच्छे हार्डवेयर को धीमा कर सकता है। दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस जो ब्लॉग में बताई गई है वो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अक्सर डेवलपर्स को समझ ही नहीं आता कि उनकी क्वेरी स्लो क्यों चल रही है। इसके लिए एक्सप्लेन कमांड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कमांड क्वेरी को रन किए बिना ही ये बता देता है कि रेडशिफ्ट का एग्जीक्यूशन प्लान क्या है और किस स्टेप में सबसे ज्यादा समय लगने वाला है। इसके अलावा जब क्लस्टर पर एक साथ हजारों क्वेरीज रन हो रही हों, तो रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी को हल करने के लिए WLM यानी वर्कलोड मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कंपनी के CEO का एक छोटा सा रियल टाइम डैशबोर्ड है और उसी समय कोई डेटा साइंटिस्ट पिछले 10 साल का भारी भरकम डेटा भी प्रोसेस कर रहा है। बिना WLM के वो भारी क्वेरी सारे रिसोर्सेज खा जाएगी और CEO का डैशबोर्ड टाइम आउट हो जाएगा। WLM के जरिए अलग-अलग क्यू बनाई जा सकती हैं और ये तय किया जा सकता है कि किस तरह के वर्कलोड को कितनी मेमोरी या प्राथमिकता देनी है। और अंतिम बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में ऑपरेशंस मैनेजमेंट को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मॉनिटरिंग और डिजास्टर रिकवरी बहुत जरूरी होती है। Amazon क्लाउड वॉच के जरिए क्लस्टर के CPU यूसेज, डिस्क स्पेस और डेटाबेस कनेक्शंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। और बैकअप के लिए रेडशिफ्ट ऑटोमेटिक रूप से S3 में स्नैपशॉट लेता रहता है। अगर कभी कोई डेवलपर गलती से कोई क्रिटिकल टेबल डिलीट भी कर दे तो उस स्नैपशॉट का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में पूरे क्लस्टर को पुरानी स्थिति में वापस लाया जा सकता है। इन सब तकनीकी बारीकियों को समझने के बाद ये देखना जरूरी है कि आज के परिदृश्य में ये सब आखिर क्यों मायने रखता है। किसी भी इंडस्ट्री को देखा जाए, डेटा अब सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग का हिस्सा नहीं रहा है। ये तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। कंपनियां रोजाना पेटाबाइट्स में कस्टमर बिहेवियर लॉग फाइल्स और ट्रांजैक्शंस का डेटा जनरेट कर रही हैं। जो कंपनियां इस डेटा को तेजी से एनालाइज करके सही समय पर सही फैसले ले सकती हैं, वही आज मार्केट को लीड कर रही हैं। रेडशिफ्ट और क्लाउड डेटा वेयरहाउसिंग वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं जो इस स्केल पर एनालिटिक्स को न सिर्फ संभव बनाता है बल्कि उसे अफोर्डेबल और मैनेजेबल भी बनाता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि Amazon रेडशिफ्ट एक साधारण डेटाबेस से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसा शक्तिशाली इंजन है जो मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस को चला रहा है। इसका कॉलमनार शिफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड MPP आर्किटेक्चर और अब सर्वरलेस कैपेबिलिटीज इसे एंटरप्राइज एनालिटिक्स के लिए एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनाते हैं। और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे S3, ग्लू और क्विकसाइट के साथ मिलकर ये एक पूरा एंड-टू-एंड डेटा पाइपलाइन तैयार कर देता है। तकनीक जिस तेजी से इवॉल्व हो रही है, डेटा प्रोसेसिंग की सीमाएं लगातार आगे ही बढ़ रही हैं। इसी निरंतर विकास के साथ आज के इस डीप डाइव का समापन होता है, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल सामने आता है। वो क्या? जिस तरह से रेडशिफ्ट पेटाबाइट स्तर की डेटा का रियल टाइम एनालिटिक्स कर रहा है और सर्वरलेस मॉडल के जरिए कंप्यूट पावर लगभग अनंत और तुरंत उपलब्ध हो गई है, तो क्या भविष्य में डेटा आर्किटेक्चर की पूरी नींव ही बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। हम हमेशा से रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस यानी OLTP और ऐतिहासिक विश्लेषण यानी OLAP को अलग-अलग सिस्टम्स में रखते आए हैं। सही बात है। लेकिन जब कंप्यूटिंग पावर की कोई सीमा ही नहीं रहेगी और डेटा बिना किसी लेटेंसी के एक्सेस किया जा सकेगा, तो क्या इन दोनों के बीच की वो दीवार हमेशा के लिए गिर जाएगी? क्या भविष्य में हमें अलग से किसी डेटा वेयरहाउस की जरूरत भी पड़ेगी या सब कुछ एक ही रियल टाइम सिस्टम में सिमट जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर तकनीक की दुनिया को जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तकनीक की इन गहराइयों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।